नमस्कार। मोदी से उम्मीद है इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। लगातार हर एक दिन एक नए सेक्टर की हम बात करते हैं और इस सेक्टर से जुड़ी हुई उसकी उम्मीदें क्या क्या हैं, मोदी सरकार अब इस सेक्टर को कैसे हैंडल करेगी, इसके बारे में एक आंकलन कर लेते हैं। साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई मुश्किलें कितनी गंभीर है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते हैं कि इसमें ट्रेडिंग पिक कौन कौन सी है, कौन से ऐसे शेयर हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए और आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। आज भारत के उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके लिए भारत पहले बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ये सेक्टर काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन फिर से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जगी हैं कि इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी आपको बदलाव ज़रूर आते हुए दिखेगा। शायद एक ऐसा सेक्टर होगा जो भारत की नींव को और सुदृढ़ करेगा और मजबूत करेगा। इसमें बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल है। हम इसमें साथ में ट्रेडिंग पिक्स भी आपको रखेंगे और पूरे सेक्टर का एनालिसिस भी करेंगे। मेरे साथ मिस्टर भरत मेहता जो कि फॉर्मर एचआर हेड है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के, वो मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में है। मेरे साथ एजुकम सॉल्यूशन के एमडी शांतनु प्रकाश हैं और साथ ही प्रद्युम्न व्यास भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डायरेक्टर है एनआईडी के, ये भी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं। इसके अलावा चेतना और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि आखिरकार इस सेक्टर की उम्मीदें क्या हैं और साथ ही इससे जुड़े हुए चैलेंजेस क्या हैं। ट्रेडिंग पिक्स भी आपको बताएंगे। इसी कार्यक्रम में आप समझ पाएंगे इस पूरे सेक्टर की इस समय की तस्वीर आखिरकार है क्या। सबसे पहले मैं विवेक के पास से चलना चाहूंगा और उनसे ये जानना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट इस सेक्टर की इस समय की सिचुएशन क्या है, कितनी उम्मीद है इस सेक्टर से, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ट्रेडिंग पिक्स भी आपके सामने रखेंगे। पहले विवेक बताएं, आखिरकार ऐसा सेक्टर है जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहली सीढ़ी होती है। अभी इस सेक्टर की सिचुएशन क्या है? शुक्रिया डिम्पी। अगर देखें तो भारत में शिक्षा क्षेत्र बड़ा तो काफी है, लेकिन अभी इसकी बुनियाद ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि भारत में करीब 700 यूनिवर्सिटी हैं, 35,000 कॉलेज हैं, करीब हर साल 2.5 करोड़ बच्चे एडिशन हो जाते हैं जो कि पढ़ने के लिए जाते हैं। साथ ही अगर देखें तो 2,18,000 करोड़ का सालाना कारोबार है इस पूरी इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक तरक्की एजुकेशन वाइज हम टॉप 10 देशों में नहीं आते, जबकि हम जीडीपी वाइज देखें तो टॉप 3 देशों में आते हैं। तो ये एक आयरनी है। अगर देखें तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इस सेक्टर से कि अब नई सरकार आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा विकास होगा इस सेक्टर के लिए। खासतौर से अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो भी देखें तो उनका ये कहना है कि जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर 6% जीडीपी का खर्च होगा तो एक अच्छा खासा फंड फ्लो इस पूरे सेक्टर में आने वाला है। वैसे भी अगर देखें तो इस सेक्टर से जुड़ी जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि नए टीचर्स और स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए, इस तरह का कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। नए नेशनल ई लाइब्रेरी शुरू होगी, ये कल मिनिस्टर ने भी बोला है। साथ ही छात्रों को सस्ती दरों पर लोन मिले, अभी भी लोन उनको बहुत ज्यादा सस्ती दरों पर नहीं मिलता, ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर का विवाद सुलझाया जाए और प्राइवेट निवेश पर जोर दिया जाए, क्योंकि एफडीआई निवेश अगर पिछले 13 साल में देखें तो 5,000 करोड़ से भी कम है इस पूरे सेक्टर में। बिल्कुल। तो यहाँ पे उम्मीद तो यही है कि इसका जीडीपी के अंदर हिस्सा इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए। ना केवल इस सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि ठोस फैसले लेकर भी इस सेक्टर को और सुदृढ़ किया जा सकता है। मिस्टर शांतनु प्रकाश हैं जो कि एडुकम सॉल्यूशंस के एमडी हैं। शांतनु जी, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस सेक्टर की उस सेगमेंट से डील करते हैं जो कि नया है, जिसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और इसमें उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, इस सेक्टर के अंदर कितना बदलाव आ जाएगा? The expectations are of course enormous. I think ये एक बहुत ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है जो कई दशकों से एजुकेशन सेक्टर को हमने शैकल करके रखा है। जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मोदी सरकार अनशैकल कर देगी एजुकेशन को। अब इसका मतलब क्या होता है अनशैकल करने का? मेरे हिसाब से आज जिस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस एजुकेशन सेक्टर के लिए बने हैं, अगर एजुकेशन सेक्टर में 10,000 करोड़ का निवेश हो सकता है तो मात्र 100 या 200 करोड़ का निवेश हो रहा है आज। अगर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच मोदी सरकार ले और ये रियलाइज़ करें कि जो एजुकेशन चैलेंज है इंडिया के लिए वो इस हद तक एक नेशनल इमरजेंसी में बदल गया है। जैसे हमें 2 लाख स्कूल चाहिए, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि 2 लाख स्कूल हमें चाहिए इंडिया में नए। हमें 1500 से 2000 नई यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। एक नया वोकेशनल ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट के पैसों से और गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं होगा। इसमें हमें सबको एक भागीदार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड है और हमारी आशा ये है कि
मोदी सरकार अपने रूल्स और रेगुलेशन को इस तरह से ट्वीक करेंगे जिसमें हर स्टेक होल्डर, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर हो, नॉन प्रॉफिट हो, सिविल सोसाइटी हो, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में भागीदार बनाएंगे। दे विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन इंप्रूविंग द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, तो इसमें यह भी कहा जा सकता है कि सेक्टर के अंदर पीपीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। शायद सेक्टर की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदली जा सकती है। मिस्टर व्यास, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा कि आप भी यही उम्मीद करते हैं कि क्या इस बार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो इस सेगमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और भारत जिसके लिए जाना जाता है एक आईटी हब है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट अमेरिका में जाके नाम कमा रहे हैं, दूसरे देशों में जाके नाम कमा रहे हैं, इस सेक्टर की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि मोदी सरकार बनने के बाद ये जो प्रोफेशनलिज्म है इन एजुकेशन वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये बड़ा भारत इस वक्त बड़े एक्साइटिंग टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की तादाद काफ़ी है। और अभी सबसे बड़ा जो ख्याल रखने की बात है वो ये है कि क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बनाया जाए, और इसमें एजुकेशन प्रोग्राम में जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत है वो ये है कि वेल राउंडेड डिज़ाइन एजुकेशन प्रोग्राम और एजुकेशन प्रोग्राम और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो कि हमको लेना चाहिए एजुकेशन प्रोग्राम में, वो एक बड़ा भारी चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो आने वाले वर्षों में देखिए कुछ तरीके से ये ज़रूर हो चुका है कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिज़ाइन एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि हमारे यहाँ इतनी टेक्निकल एजुकेशन, देखा जाए कि आईटी की जो सबसे बड़ी सक्सेस हुई है बिकॉज इंजीनियरिंग ह्यूमन रिसोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल था। और अब यदि उस इंजीनियरिंग ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाए, करिकुलम को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए, तो देखेंगे कि वेल राउंडेड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल रहेगा। अभी खास मुद्दा ये है कि बेंचमार्क क्वालिटी की जाए, और जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एजुकेशन को ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाया जाए और एजुकेशन को सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए। तो ये रिफॉर्म सारे कॉलेजेस के अंदर करना बहुत ज़रूरी है, और हम ये देखते हैं कि गुजरात में इस चीज़ की चीज़ें चालू हो चुकी है। और आज ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आप इतने सारे आईआईटीज खुले हैं, इतने आईआईएम्स हैं, एनआईडी भी 4 खुलने वाले हैं, फैकल्टी कहाँ से आएगी? पर ये मैं कहूँगा कि अब ये चैलेंज हमारे पास है तो अपॉर्चुनिटी भी है। आज ऑनलाइन एजुकेशन का इतनी बड़ी ताकत है कि हम सैटेलाइट के थ्रू रिमोटेस्ट पार्ट में पहुंच सकते हैं, और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का एक बहुत इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा ट्रेनर बना सकें जो कि ऑनलाइन एजुकेशन दे सकें। और स्कूल एजुकेशन से लेकर कॉलेज एजुकेशन, और जैसा कि एक माइंडसेट बना हुआ है ज़्यादातर लोगों का कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन में जाएं, पर दूसरे जो डिसिप्लिन जो कि अभी बहुत रिलेवेंट है सोसाइटी के लिए, जिसमें डिज़ाइन भी एक आता है, और डिज़ाइन के अंदर जैसा आपने बताया कि जो आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया ने इतना नाम कमाया है, आईटी इंटीग्रेटेड डिज़ाइन को भी यदि ले लें तो बहुत सारा स्कोप है। बिल्कुल, तो मिस्टर व्यास, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपसे मैं और भी सेक्टर के बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मिस्टर भरत मेहता भी हैं। मेहता जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। मोदी भी अपनी लगातार स्पीच में कहते रहे, और ये आंकड़े भी बिल्कुल ठीक है कि देश के अंदर युवा सबसे बड़ी पावर है, और भारत इस समय एक युवा देश है, और युवा देश के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन तो होनी चाहिए। आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस छोड़ दीजिए, अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत में, ना केवल इन एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनीज की, बल्कि इस भारत को और सुदृढ़ करने की। आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी सरकार के सामने अपॉर्चुनिटीज का एक पूरा खाली फील्ड पड़ा है जिसमें काफी काम किया जा सकता है। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं ओनली चैलेंजेस से, तो आई विल नॉट, मैं उसको डी लिंक करके नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अब आप देखें तो 2 चीजें हैं। एक तो अगर 2009 और 10 का आंकड़ा भी आप कंपेयर करें तो 4.4% ऑफ जीडीपी हमने खर्च किया था 2009 में, और 2010 में आकर के हम उसको 3.5 पे ले आए, और ओवर द इयर्स, और उसके बाद देखें आप तो उसमें कोई बहुत इजाफा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है कि 6% तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन अगले साल में हम कैसे इसको 4 से 4.25% तक लाएं। लेकिन ज़्यादा जरूरी है इसमें क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना,
खर्चा करना एक बात है, लेकिन आज जो इंजीनियर्स आ रहे हैं वो 30 to 35% इंस्टीट्यूट से हैं जो मोनोपोलाइज कर रहे हैं। 60 to 65% इंस्टीट्यूट से जो आ रहे हैं ना वो एम्प्लॉयबल हैं, ना उनमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है। ना इंजीनियरिंग हो या कोई और फील्ड हो, हमारा उद्देश्य नौकरी के लिए तैयार करने का नहीं होना चाहिए। उन व्यक्तियों को ऐसी स्किल्स देनी चाहिए कि वो अपने आप को जो है एंटरप्रेन्योर बना करके उसको बाहर निकाल पाए। उसके अलावा एक और चीज जो मैं चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री है वो इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े। अभी भी होता है, देयर इज ए इंडस्ट्री एकेडमिशिया मीट दैट हैपेंस एवरी ईयर, लेकिन मीट और 2 बार या 3 बार साल में मिलना इज नॉट एडिक्वेट। हमें जरूरत है इस वक्त कि लोग बाग 3 महीना 6 महीना एटलीस्ट 2 ट्राइमेस्टर के लिए अपने यहाँ से सबैटिकल दें। 1 साल के लिए तो मुश्किल होता है, 1 या 2 ट्राइमेस्टर के लिए सबैटिकल दें और जाकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएं। उसके लिए किस तरह से उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। कंपनी अगर नहीं एनकरेज कर रही है तो क्या सरकार उसको हेल्प कर सकता है इंसेंटिवाइज करने में कि वो जब छोड़ के जाए तो उसे अपनी तनख्वाह का पूरा नुकसान ना हो, उसको उसका दिल करे। बिल्कुल। और भी कई तरीके, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, आप बहुत चैलेंज है वहां पे। जो खर्चा सरकार ने किया है और प्राइवेट में भी किया है वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कि प्राइमरी एजुकेशन में जैसा लोग बात कहते हैं कि साहब स्वेटर बुनते बुनते पढ़ाई कराई जा रही है ना, हमें जरूरत है कि हम स्क्रीनिंग करें एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, और उससे ज्यादा है कि उनको मोटिवेट करके रखें जब वो काम कर रहे हैं। और उसके लिए मोटिवेशन के एक रेगुलर प्रोग्राम की जरूरत है कि हम उनको रिफ्रेशर कोर्सेज में भेजें, मोटिवेशनल कोर्सेज में भेजें, ताकि वो कोई एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन करके ला पाए। तो एक और छोटा सा एरिया में आपको कहना चाहूंगा, और वो है हमारी ITIs के लिए। ITIs में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है। एकेडमिक या लेक्चर से टीचिंग ज़्यादा होता है और उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इंडस्ट्री को चाहिए कि जब वो 1 साल के लिए इंडस्ट्री के पास आते हैं पूरा सीरियसली उसको ट्रेन करें, सर्टिफिकेट दे करके काम न चलाएं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बेहतर कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है एजुकेशन में। एजुकेशन अपने आप में सिर्फ लेक्चर से सीमित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच इसके अंदर होनी चाहिए, और शायद IIT इसको पूरा कर सकते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंजेक्शन उस IIT को दे दिया जाए तो। मेरे साथ शांतनु प्रकाश भी हैं लगातार। मोर देन ITIs आर मोर रेलेवेंट। जी, इस बीच हमने कई एक्सपर्ट से और बातचीत भी की है, क्योंकि हम लगातार इस सेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज भी काफी ज्यादा है लिस्टेड, और हमने राकेश बंसल से भी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी कि एजुकेशन सेक्टर में आप कौन सी कंपनीज को आप बेहतर समझते हैं, उसको कैसे रेट करते हैं। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। इन्वेस्टमेंट बेट लेनी हो तो मेरा ऐसा मानना है कि जो IT से रिलेटेड एजुकेशन स्टॉक्स हैं, जैसे भी आपने मेंशन करा, उनके अंदर लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम एपटेक को देखें, जो कि IT से रिलेटेड एजुकेशन स्टॉक है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली। मेरा ऐसा मानना है कि 80 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है, जो परसों का लो भी है, और स्टॉक पे जिस तरीके से वीरेंद्र एक वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है, मेरा ऐसा मानना है निवेश किया जा सकता है। और कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 125 से 130 रुपए के लक्ष्य इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम NIT को देखें तो NIT के अंदर भी एक वॉल्यूम के साथ एक राइज देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों पर 38 रुपीज 40 रुपीज एक अच्छा बेस है, और इसके अंदर भी मेरा ऐसा मानना है 55-56 तक के रैली देखने को मिल सकती है। अगर निवेश करना है तो मेरा ऐसा मानना है IT से रिलेटेड एजुकेशन स्टॉक्स के अंदर निवेश किया जा सकता है। ठीक है, राकेश बंसल ने अपनी बात पूरी की और उन्होंने कहा कि एपटेक के अंदर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। उन्होंने NIT की बात भी यहाँ पे की है जिसमें निवेश किया जा सकता है। मैं वापस से शांतनु जी आपके पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि 4% के बाद अब 6% के बाद भी एजुकेशन में 6% देना चाहिए। हालांकि मिस्टर व्यास और मिस्टर मेहता की भी बात यह है कि एजुकेशन को अलॉटमेंट से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन फिर भी अगर ये अलॉटमेंट बढ़ता है, 6% तक आता है, आपको लगता है सफिशिएंट होगा या फिर इससे कहीं और ज़्यादा की उम्मीद है इस सेक्टर को? As per the manifesto, spending 6% of GDP is definitely much better than what historically we have been spending. Historically, India has been spending around 4%. तो 4% या 50% jump होगा, and 50 that from 4 to 6, the 2 percentage points jump, I believe is going to unleash like a tsunami of new capital. My submission is that this is a very great objective,
but this objective can only be met if all stakeholders join together. So everybody has to pitch in, everybody has to participate. But certainly the fact that they have said they will spend 6% very clearly means that the BJP government recognizes that education is a top priority on the national agenda, and that of course makes it very encouraging for all the people who are in the education industry that finally we have a government that is putting education on top of the agenda. बिल्कुल शांतनु, ये बात बिल्कुल ठीक की। और एक कोटक के ऐड में भी आता है कि 4 से आप 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब 2% जब नहीं बल्कि 50% का इंक्रीज है। तो इसको इस तरीके से देखा जाए और ये भी कहा जा सकता है इस सेक्टर में अगर ये 2% का भी इंक्रीज होता है तो बहुत बड़े कदम ये समझा जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ एक ट्रेडिंग पिक्स भी आपके सामने और रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आखिरकार एजुकेशन सेक्टर जो कि ये कह सकते हैं ना केवल किसी देश की नींव रख सकता है बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था अपने देश की नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए और देश है या फिर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बदलने की हिम्मत रखता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आईटी फील्ड रहा है जिसमें भारत अव्वल नंबर पर है, क्योंकि समय था, सब कुछ था, भारत ने ग्रो किया। लेकिन कई सेक्टर अभी भी ऐसे हैं जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मिस्टर मेहता से उन सभी सेक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मिस्टर व्यास, मैं आपका वापस आना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन को इस समय और ध्यान देने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी को भी चेक करना चाहिए। एक बहुत बड़ा गैप है इस समय सरकारी तंत्र में और साथ ही प्राइवेट एजुकेशन को लेकर, जहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन के रिसोर्सेज लगातार बढ़ रहे हैं, सुविधा बढ़ रही है। एजुकेशन जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है। आपको लगता है इस गैप फिलिंग प्रोसेस को भी सरकार को ही देखना होगा, शुरू करना होगा, एक इनिशिएटिव लेना होगा? ये देखिए, जो बेंचमार्किंग की मैं बात कर रहा था उसमें एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि क्वालिटी बेंचमार्किंग को देख सके, और मुझे लगता है कि ये क्वालिटी बेंचमार्किंग एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ये भी देखे कि पब्लिक को, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बता सके कि कौन से कॉलेज की क्या रेटिंग है, किस तरीके की एजुकेशन दी जाती है, किस तरीके की एम्प्लॉयबिलिटी होती है। तो एक ये रेगुलेटरी बॉडी टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी की खास ज़रूरत है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो देश के अंदर सॉफ्ट पावर डेवलप करता है। एजुकेशन प्रोग्राम से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होते हैं वो सॉफ्ट पावर वर्ल्ड ओवर में लेके जाता है, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस बेंचमार्किंग के ऊपर तो ज़रूर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ मुझे अब ये लगता है कि ये टाइम आ गया है कि हमको अपने देश से बाहर निकलकर नेबरिंग कंट्रीज जो है उनको भी अट्रैक्ट करना चाहिए। और हमारी जो एजुकेशन प्रोग्राम में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है उसका बेनिफिट हमारी नेबरिंग सार्क कंट्री है उनको कैसे दिया जा सके, या जी। उनके इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे की जा सके। तो ये एक और मुद्दा मुझे लगता है कि अपनी खुद की एजुकेशन प्रोग्राम को तो खैर और आगे ले ही जाना है, क्वालिटी आगे बढ़ानी है। सेम टाइम पर नेबरिंग कंट्री के अंदर भी हमको अपना फुटप्रिंट थोड़ा लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इसके बारे में जितना जोर दिया जा रहा है, हमको कल्चरल इंडस्ट्री को एजुकेशन प्रोग्राम से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, जिसमें फोक कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर, क्राफ्ट कल्चर, इसको किस तरीके से पूरी यंग ब्रीड को इससे कनेक्ट किया जाए, उनको फील्ड में ले जाया जाए, उनको सिखाया जाए। तो जो फ्यूचर कल्चरल इंडस्ट्री है जो बहुत सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है इसको जरूर आगे के दिनों में एजुकेशन प्रोग्राम में एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतर बात की आपने मिस्टर व्यास। आप पहले भी कह रहे थे कि हाँ, एजुकेशन को सोसाइटी के साथ जोड़ना होगा और सोसाइटी और एजुकेशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका असर जरूर देखने को मिलेगा और उम्मीद भी है कि इस सेगमेंट में बहुत तेजी से बदलाव भी होगा। मैं एक बार विवेक के पास आना चाहूँगा वापस। विवेक, अभी थोड़ी देर पहले हमारी स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे थे वो जीडीपी और जीडीपी में एजुकेशन का रोल और इसके एक्सपेक्टेशन से साथ ही कंपनीज का पीई भी चल रहा था। एक बार आप मेरे को जल्दी से बता दीजिए कि जीडीपी का आखिरकार एजुकेशन से कैसे कितना हिस्सा है और ये कंपनीज की पीई इस समय कैसे चल रही है?
डिम्पी, अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ लगातार पिछले 2 सालों में तो गिरती हुई दिखाई दी है। और अगर हम देखें तो FY14 में करीब 5% के नीचे, FY13 में 5% के नीचे, 6.5% FY12 में थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी एक हम अंडर 10 के ही नीचे चल रहे हैं और अंडर 5 पिछले 2 साल में आ चुके हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर 14% की ग्रोथ दिखा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी करीब 14% की ग्रोथ आने वाले अगले 3 साल में देखने को मिलेगी। और अगर प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली ये ग्रोथ शायद 20% के पास भी पहुंच सकती है। और जो वैल्यूएशन की बात है डिम्पी, उसमें एपटेक, NIT टेक, NIT लिमिटेड और कैरियर पॉइंट, ये 3 काउंटर हैं जो कि वैल्यूएशन वाइज इस समय एजुकेशन स्पेस में आकर्षक हैं। ठीक है, 3 शेयर भी आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। लेकिन मैं चेतना के पास जानना चाहूंगा और उनसे ये समझना चाहता हूँ आखिरकार एजुकेशन सेक्टर में इस समय की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। ये ऐसी मुश्किल तो नहीं है जो इसको पार पाना काफी मुश्किल और काफी दिक्कत भरा हो सकता है। चेतना बता दीजिए ये सेक्टर किस चीज से भी जूझ रहा है। जी डिम्पी, मैं आपको बताऊं 3 मेजर चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है एजुकेशन सेक्टर, जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में कुछ ना कुछ धीमापन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी। बीजेपी सरकार की वजह से जिस तरीके से मैनिफेस्टो में भी बातें निकल कर आई हैं, उस तरीके से चैलेंजेस कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। पहले दिक्कतों की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में निकल कर आई है, ये रहा है कि शिक्षा में खर्च की कमी की वजह से यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में धीमापन दिखाई दिया। इनएडुकेट फंडिंग सरकार के द्वारा यहाँ पूरे ही सेक्टर को पिछले कुछ सालों में मिली है, जैसे देखने को मिला। उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ धीमापन जरूर देखने को मिला है। जैसे कि अब बात की जा रही है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 6% का यहाँ पर जीडीपी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर फेस कर रहा है वो है यहाँ पर प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेसर्स ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे ही एजुकेशन सेक्टर के। कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। स्कूलों में करीब 5 लाख टीचर्स की कमी है फिलहाल इस वक्त, आज के दौर की बात करें तो। वहीं यूनिवर्सिटी में भी 20 से 45% स्टाफ यहाँ पर कमी है। तो स्टाफ की कमी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है जो पूरे एजुकेशन सेक्टर पे आपको फोकस अब रहना चाहिए नई सरकार का भी, कि नया स्टाफ कहीं ना कहीं अपॉइंट करने की एक डेफिनेटली जरूरत है यहाँ पर पूरे एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा एफडीआई का निवेश भी एक डेफिनेटली कंसर्न है। एफडीआई के निवेश की सेक्टर में खास तौर से काफी कमी देखने को मिली। 2000 से 2013 के बीच में एफडीआई निवेश की बात करें तो 5000 करोड़ से भी कम का निवेश यहाँ पे एफडीआई की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया। तो ये 3 मेजर ऐसे कंसर्न है, अगर ये कंसर्न सॉल्व होते हुए दिखाई दे तो एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एफडीआई भी होना चाहिए इस सेक्टर के अंदर और साथ ही फंड्स का इन्फ्यूजन, और इसके साथ साथ एक चीज की क्वालिटी के साथ साथ टीचर्स का स्टाफ भी यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है। मिस्टर मेहता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक में जैसे आप डिस्कस भी कर रहे थे कि आपको कोर सेक्टर पे ध्यान देते समय इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भारत इतना बड़ा देश है और इतना पोटेंशियल इसके ज्यादा है कि कई सेक्टर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अछूते हैं, जिनको अभी तक डेवलप ही नहीं किया गया है। उनमें पोटेंशियल तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। आप वो सेक्टर या फिर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। जब एजुकेशन की बात होती है तो हमारे देश में हम सबका माइंडसेट ऐसा है कि 7-8 एरियाज के आगे हम नहीं देख पाते, बल्कि कहा जाता है और भी कम। एजुकेशन में हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, MBA की, एंड दैट इज ऑल। लेकिन अगर आप देखें तो एजुकेशन फील्ड में आज की तारीख में डजन्स एंड डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, जो बहुत नीश प्रोग्राम है, उनका अपना एक एरिया है, वो एक आपको स्पेसिफिक स्किल देते हैं और उन स्किल्स को लेने के बाद आप एम्प्लॉयबल भी रहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी भी रहती है, और चाहें तो आप अपने आप का काम भी शुरू कर सकते हैं। उन एरियाज के ऊपर न तो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कुछ सैंपल प्रोग्राम्स खोल दिए गए हैं, और जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है वो तो इससे बड़े घबराते हैं या सकुचाते हैं, बिकॉज उनका ख्याल ये है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, सो हमें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल ज़रूरत है इस वक्त उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखने की। बहुत एक आपको अगर एग्जांपल दें तो एक छोटे छोटे एरियाज कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जहाँ पे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं। देयर आर सेवरल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच आई कैन लिस्ट एट अ सेपरेट टाइम, बट ज़रूरत यह है कि सरकार भी उनको एनकरेज करे और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को खोलने के लिए इंसेंटिवाइज करे, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आल्सो गो बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एंड MBA मैनेजमेंट एजुकेशन। ये बहुत ज़रूरी है।
और इस वक्त हमारे पास एजुकेशन एक्सपेंडिचर जैसे आपको पता है हम 142वें नंबर पे आते हैं 2010 की एक स्टडी के हिसाब से, अब शायद थोड़ा इम्प्रूव हो गया हो, लेकिन 142 से हमारी को जरूरत है आने की फर्स्ट 20 या 10 के अंदर। बिल्कुल। एंड काफी काम करने की जरूरत है इस एरिया में। जी, जितना बड़ा देश है और साथ ही युवा देश भी है, तो उम्मीद तो है ये आंकड़ा बहुत तेजी से और बहुत जल्दी ही सुधरेगा, ये उम्मीद हमारी है। लेकिन हम एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ आपसे जुड़ी हुई जो कंपनी है उस पर ट्रेडिंग पिक भी रख रहे हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं वो कौन कौन से शेयर हैं जिस पर आपको ट्रेड लेना है। विवेक ने तो अभी 3 शेयर्स के बारे में आपको बताया जो कि पी के लिहाज से इस समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी आप नोट करते चले वो लेवल्स और साथ ही वो शेयर्स जिस पर आपको बाय ट्रेड लेना है। अगले 2 महीने का जो लक्ष्य होगा वो टारगेट करीब 70 रुपये का मिल सकता है एवरेज एजुकेशन पे। अब ये करीब 54 रुपये 55 रुपये के हिसाब से चल रहा है, आप चाहे तो उसमें ट्रेड लें। ये सारी कॉल्स हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं ताकि आप ट्रेड उस समय करें और अपना वॉल्यूम और अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने बिल्कुल सामने रखते हुए ट्रेड लें। 115 रुपये तक का टारगेट आपको एपटेक में मिल सकता है जिसका पी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी ये 100 के नीचे है। इसके अलावा NIT लिमिटेड राकेश बंसल की रिकमेंडेशन में भी था, ये भी करीब 1.5 साल तक का जो टारगेट है वो करीब 75 रुपये तक आ सकता है। 46 रुपये का भी ये शेयर चल रहा है, तो उम्मीद है कि शेयर से भी आपको फायदा मिलेगा। विवेक नेगी की जो रिकमेंडेशन है वो जी लर्न है, इस पर भी एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखता भी। 28 रुपये का शेयर आज अच्छे खासे मोमेंटम में है और इसमें 40 रुपये तक का टारगेट है। अगले 2 साल तक का इसमें लक्ष्य आप रख के चल सकते हैं और अगले 3 से 6 महीने का जो लक्ष्य पीके अग्रवाल साहब दे रहे हैं इस सेगमेंट में वो एडुकॉम है जिसके मैनेजमेंट भी इसमें हमारे साथ है। उन्होंने कहा है कि 50 रुपये तक पहुंचेगा, 31 रुपये 32 रुपये की रेंज में भी चल रहा है, आप इस पर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। मिस्टर शांतनु प्रकाश भी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, एडुकॉम के ही MD हैं। शांतनु जी, मैं क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी है इस पूरे सेगमेंट में, मैं आपका आउटलुक जानना चाहता हूं, इसमें आपका आउटलुक क्या है? I think the outlook on the education sector is extremely bright. After many years, this is the first time that we are seeing this level of optimism, and that is primarily because of a couple of things. One of the things you just mentioned कि 4% से 6% of GDP, so there's a lot of that money is going to trickle down into the hands of the education industry. That is one. Secondly, I fully expect that this government is going to renew the emphasis on public-private partnership. While the last government made a lot of announcements about PPP, what actually happened on the ground was nothing. तो उम्मीद है, आशा है कि ये जो सरकार है ये PPP को fully adopt करेगी, fully embrace करेगी, वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री बिल्कुल फायदा इससे जरूर मिलेगा। मिस्टर शांतनु, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मिस्टर मेहता, शुक्रिया आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही मिस्टर व्यास, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि सोसाइटी को एजुकेशन के साथ इस समय जोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। विवेक और चेतना, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में फिलहाल जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद हमारा एक खास शो है डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा है, क्योंकि एक्सपायरी अब बिल्कुल पास है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार।